हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरम। आज के इस सेशन में हम लोग प्रत्यय को डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। हाँ, हालांकि दोस्तों हमें बोलने में प्रॉब्लम है तो आवाज़ में थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रत्यय, एक एक बिंदु को सही से समझते हुए चलेंगे। क्लियर है? हम्म, आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? प्रत्यय को हम लोग पढ़ेंगे। प्रत्यय में पहले हम जानेंगे कि प्रत्यय की बना कैसे है। प्रत्यय मिलकर बना है प्रति प्लस ऐसे। ठीक है, प्रत्यय मिलकर बना है प्रति प्लस ऐ के। प्रति का मतलब क्या है? प्रति का मतलब है यहाँ पर साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में। और ऐ का मतलब है चलने वाला। क्लियर? अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं और उनमें एक नया अर्थ ला देते हैं या विशेषता ला देते हैं। क्लियर हुआ? तो प्रत्यय। अब अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रत्यय में कौन सी संधि है, कौन सी संधि, ये भी पूछा जा सकता है। तो प्रत्यय में अगर हम देखें तो प्रत्यय में अगर यहाँ से देखें, ई प्लस आ मिलकर बना है और ई आ मिलकर क्या बनाता है? ई और आ मिलकर या बनाता है। और यह आपका किस में बनता है? तो प्रत्यय में आपकी यड़ संधि होती है। इस बात को भी याद रखेंगे। यह आप जानते हैं, या को हम अर्धस्वर भी बोलते हैं। यह आपका एक अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर है? और यह आपका सघोष होता है। इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर है? इसके अलावा अब हम लोग जानेंगे प्रत्यय की परिभाषा क्या है। ठीक है, आप लिख सकते हैं प्रत्यय वो शब्दांश। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रत्यय है क्या। याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रत्यय आपका शब्दांश है। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय आपका एक शब्दांश है, शब्दों का अंश है। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। उपसर्ग भी है। शब्दांश का मतलब क्या है? शब्दांश मिलकर बना है शब्द और अंश। अर्थात अंश, शब्द का एक अंश है कौन? शब्दांश। ठीक है, इससे पहले हमने आपको क्लास में बताया था कि भाषा की सबसे छोटी अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द। ठीक है, अर्थ की सबसे छोटी इकाई भाषा की शब्द है। तो इसका मतलब क्या है? और शब्दांश, प्रत्यय तो शब्द का एक अंश है, अर्थात प्रत्यय शब्द से भी छोटा है। और सबसे छोटा अर्थ के आधार पर भाषा की इकाई शब्द है। अर्थात कहेंगे प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता। इस बात को याद रखेंगे। क्यों नहीं होता ये बात हमने बता दी, क्योंकि ये शब्द से छोटा होता है और शब्द ही अपने आप में छोटा है जो अर्थ के आधार पर। तो प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता। और दूसरा लिखेंगे आप, ये स्वतंत्र रूप से नहीं लिखे जा सकते, स्वतंत्र रूप में नहीं होते। मतलब इनका स्वतंत्र रूप में कोई उपयोग नहीं होता। जैसे कि हम बात करें, या प्रत्यय लगाने से इसका कोई अर्थ है? नहीं है। आवट लगाने से इसका कोई अर्थ है? नहीं है। जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तब उस शब्द में अर्थ आता है। ये बात समझ में आई प्रत्यय क्या होते हैं। इसके अलावा हम लोग जानेंगे प्रत्यय को कि प्रत्यय जुड़ते किन के पीछे हैं, प्रत्यय किन शब्दों में लगते हैं। ठीक है, प्रत्यय की अगर हम बात करें, हमने आपको बताया था कि विकारी शब्द कितने होते हैं? विकारी शब्द संख्या में 4 होते हैं। ये हमने बताया था। वो कौन कौन से होते हैं? संज्ञा शब्द, और आपका सर्वनाम शब्द, और आपका विशेषण शब्द, और क्रिया शब्द। ठीक है, तो प्रत्यय क्या होते हैं? इन्हीं चारों शब्दों के पीछे लगते हैं। ठीक है, प्रत्यय लगेगा या तो किसी संज्ञा में लगेगा, या किसी सर्वनाम में जुड़ेगा, या किसी विशेषण में जुड़ेगा, या किसी क्रिया में जुड़ेगा। इनके अलावा किन्हीं में इनका योग नहीं होता है, संयोग नहीं होता है। इस बात को याद रखेंगे। ये बात अपने आप में इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है? और प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, ये भी बात रखना। अपना कोई
अर्थ नहीं होता। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, इस बात को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? इसके अलावा एक पॉइंट बिंदु और याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए प्रत्यय, प्रत्यय शब्द में तो संधि यड़ है, लेकिन प्रत्यय जब जुड़ते हैं तो ये कोई इनका संयोग कैसे होता है? ठीक है? यानी कि ये संधि नहीं बनाते, ये संधि नहीं बनाते हैं, इस बात को याद रखेंगे, जबकि उपसर्गों में संधि बनती है। मतलब कहने का मतलब ये है, जब कोई 2 शब्द जुड़ेंगे, जैसे कि जब किसी शब्द में हम प्रत्यय जोड़ेंगे, तो वो संधि नहीं बनाएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें, हम अगर ले लेते हैं आपका कोई भी शब्द ले लो, जैसे हमने ले लिया रात प्लस भर, तो ये क्या होगा? ये सीधा-सीधा रात भर हो जाता है। क्लियर है? इसके अलावा हम और ले सकते हैं, जैसे कि हमने लिख लिया जैसे कि हमने लिखा समाज, समाज प्लस एक, तो ये क्या हो जाता है? यहाँ पर ये हो जाता है सामाजिक, यानी कि ये एक पैसा ही यहाँ पर जुड़ गया है। ठीक है? तो अब हम लोग जानेंगे कि प्रत्यय के जोड़े कैसे बनते हैं। प्रत्ययों का योग, ये हेडिंग डाल लेंगे, प्रत्ययों का जोड़ना। किस हेडिंग से डाल लेंगे? प्रत्यय कैसे जुड़ते हैं ये देखते हैं। तो प्रत्ययों का जुड़ना हम लोग देखेंगे। दरअसल दांतों का ऑपरेशन हुआ है, तो और गैप ज़्यादा समय भी नहीं है, तो क्लास भी लेनी पड़ेगी हिंदी की। प्रत्ययों का जोड़ने की अगर हम बात करें, तो प्रत्ययों का 2 तरह से जुड़ते हैं। ठीक है? प्रत्यय कैसे जुड़ते हैं? प्रत्यय 2 तरह से जुड़ते हैं, इस बात को याद रखेंगे। पहला तरीका, जब कोई स्वर हो, प्रत्यय का अगर कोई स्वर हो पहला अक्षर, तो तो वो मात्रा में बदल जाता है। तो वो मात्रा में आ जाता है। ठीक है? ऐसे लिख लेंगे। ठीक है? जैसे कि अगर हम बात करें, उदाहरण की अगर हम बात करें, हमने लिख लिया समाज। ठीक है? समाज में हमने लगा दिया आपका क्या? एक प्रत्यय लगा दिया। तो एक प्रत्यय की पहला अक्षर क्या है? स्वर है। तो ये स्वर डायरेक्ट इसमें जुड़ जाएगा। इसमें कोई संधि नहीं होती है, इस बात पे याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा? सामाजिक। अब यहाँ पर समाज का यहाँ पर एक लगने से ये आ गया, यहाँ पर सामाजिक हो गया। ये भी हम बताएँगे ऐसा क्यों होता है, आगे भी क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल इस बात को यहाँ समझना कि जब कोई प्रत्यय जुड़ता है और उसका अगर स्वर है पहला, तो वो उसमें मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। बिल्कुल बात समझ में आई होगी, क्लियर है? हुँ। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरे तरीके से कैसे जुड़ता है? एक तो तरीका हुआ कि स्वर हो, अगर स्वर ना हो तो ये भी देख लीजिए। यदि व्यंजन हो, यदि कोई व्यंजन हो तो सीधा-सीधा जुड़ जाता है। तो क्या होता है? सीधा-सीधा इसका संयोग हो जाता है। ठीक है? तो सीधा-सीधा संयोग हो जाता है। इसको भी अगर हम उदाहरण के तौर पे समझें, जैसे कि हमने लिखा दुकान, दुकान में हमने प्रत्यय लगाएँगे दार। देखो यहाँ पर क्या है? ये आपका व्यंजन है, तो ये सीधा-सीधा जुड़ जाता है, दुकानदार। ठीक है? ये जो जिन शब्दों में जुड़ते हैं, ये मूल शब्द होते हैं। अब एक जो बिंदु डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट है। प्रश्न में पूछा क्या जाता है कि कोई भी देखो, जब भी आप किसी प्रत्यय का, जब भी कोई प्रत्यय है, इसको आप अलग-अलग करेंगे, प्रत्यय को अलग-अलग करने पर मूल शब्द का, मूल शब्द जो होना चाहिए वो एकदम सार्थक होना चाहिए। मूल शब्द सार्थक होना चाहिए। ठीक है? मूल शब्द कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी रख दिया। जैसे कि हमने लिखा ऐक्य। अब आपको ऐक्य में प्रत्यय बताना है और इसका मूल शब्द बताना है। दरअसल प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। आपको वो टाइप बताएँगे क्या-क्या प्रश्नों में पूछा जाता है। हमने क्या बताया कि जब किसी आप प्रत्यय को अलग करेंगे, आपको कोई शब्द दिया जाएगा, उसमें प्रत्यय पूछा जाए या उसमें मूल शब्द पूछा जाए। तो माना कि एक शब्द दिया है, इसमें एक प्रत्यय आप इसको शब्द अलग करेंगे, तो आप इसको ऐसे नहीं, आपके मन में आ रहा होगा ऐ का या लगा देते हैं। तो आपने लिख लिया ऐक प्लस या, तो ये गलत है।
क्योंकि ये आपका क्या है, मूल शब्द है। ये अगर आप इसको मूल शब्द मानते हैं, तो बट इस मूल शब्द तो ये सार्थक है ही नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। एक शब्द सुना है ना? नहीं। तो इसका सही क्या होगा? एक शब्द होगा और प्लस या होगा। अब एक का तो मतलब होता है एक और यह आपका प्रत्यय हो गया। उम्मीद करता हूँ कैसे अलग करेंगे, यदि कोई भी वर्ड आपके लिए नया है, तो इस तरह से करेंगे। ये जो मूल शब्द होता है ना, वो एक अच्छा शब्द होता है, रिनाउंड होता है, उसका अर्थ होता है, हम लोग उससे परिचित होते हैं ज़्यादातर, है ना? तो ऐसा ही शब्द निकलेगा जो अपने आप में बिल्कुल सही हो, प्रत्यय। तो ये बात उम्मीद करता हूँ समझ में आएगी, प्रत्यय को कैसे अलग करके पहचानेंगे, कौन-सा मूल शब्द है, कौन-सा प्रत्यय है। क्लियर हुआ? ये तो हम लोगों ने देख लिया प्रत्ययों का जुड़ना, ठीक है? प्रत्ययों का जुड़ना तो हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि प्रत्यय के भेद डिस्कस करेंगे। ठीक है? प्रत्यय की परिभाषा देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जानते हैं कि प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं और वो उसमें एक सार्थक अर्थ देते हैं या उसका अपना में एक अर्थ होता है, मतलब होता है। क्लियर है? अब हम एक पॉइंट और हम डिस्कस करेंगे। ये बात बिल्कुल समझ में आई कि क्या बेसिक था और कैसे नहीं। अब प्रत्यय पूछे क्या जाते हैं? यहाँ पर प्रश्न क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न क्या पूछे जाते हैं? प्रत्यय से रिलेटेड प्रश्न क्या पूछे जाते हैं? उस हिसाब से हम लोग माइंड में पहले स्ट्राइक करेंगे कि क्या-क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो प्रश्न पूछा जाता है प्रत्यय बताओ, है ना? शब्द दे दिया जाएगा और बताया पूछा जाएगा उसमें प्रत्यय क्या है ये बताओ। ये आसान है, ये हम आपको नहीं बताने वाले क्योंकि आपने पहले ही पढ़ रखा है, क्योंकि पेट क्वालिफाइड है। तो इतना तो जानते हैं कि किसी भी शब्द में क्या प्रत्यय लगा हुआ ये आसानी से हम लोग बता सकते हो, कोई भी बता सकता है जो ठीक-ठाक लड़का पढ़ने में है। ठीक है? दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है, मूल शब्द बताओ। एक शब्द दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा इसका मूल शब्द बताओ। ये डिस्कस किया जाएगा, ठीक है? इसको हम लोग जान भी लिया है कि कैसे बताएँगे। उसका जो मूल शब्द होगा उसका एक अर्थ होता है। तीसरा प्रश्न कैसा पूछा जाता है, प्रत्यय का प्रकार, ठीक है? प्रत्यय का प्रकार पूछा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, कैसे है अभी हम लोग जानेंगे। चौथा प्रश्न ये पूछा जाता है कि कई शब्द दे दिए जाएँगे, तो असंगत प्रत्यय पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से कौन-सा असंगत प्रत्यय है? ये कैसे बता पाएँगे? ये जब हम प्रत्यय के प्रकार होंगे, तब हम ये बता पाएँगे कि कौन-सा डिफरेंट असत्य है प्रत्यय है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि कृत प्रत्यय बताओ, इनमें से कौन-सा कृत प्रत्यय है? और अगला प्रश्न पूछा जाता है, तद्धित प्रत्यय बताओ। ये अभी क्या है, जस्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके माइंड में ये क्लिक तो हो गया है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएँगे। अब आपके माइंड में ये क्लिक हुआ है कि प्रश्न ऐसे पूछे जाएँगे, तो अब आपको समझने में आसानी होगी। क्लियर है? पहले और दूसरे पॉइंट तो हम नहीं बताएँगे क्योंकि आप कर लेंगे, वो आराम से कर लेंगे, किसी शब्द में प्रत्यय क्या है, आराम से बता सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न हमने वो बताया प्रत्यय हमको बताना है, तो जान लेते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर, जैसे कि आपसे पूछा जाए बतंगड़ शब्द में प्रत्यय बताओ, तो आप तो बताएँगे ना अंगड़ प्रत्यय है, अंगड़, ठीक है? बतंगड़, तो ये बना कैसे होगा? बत अब देखो हमने बताया कि अगर इसका प्रत्यय तो अगर हम इसको पहले क्या करेंगे, किसी भी शब्द को पहले आप अलग करेंगे। सपोज़ दैट आपके मन में आ रहा है बत प्लस अंगड़, आपने कहा बतंगड़, बत प्लस अंगड़ आपका मन में आ रहा है, इतना आपने पहचान लिया, ठीक है? लेकिन यहाँ पर बत कोई अर्थ है, बत का मतलब आपको पता है नहीं, तो ये क्या होगा? ये बात प्लस अंगड़ होगा, ठीक है? तो बात प्लस अंगड़ होगा, यहाँ पर मूल शब्द क्या हो गया? बात आपका मूल शब्द हो गया, आंसर हो जाएगा मूल शब्द अगर पूछा जाए तो ये। अंगड़ आपका क्या हो गया? अंगड़ आपका प्रत्यय शब्द हो गया। समझ में आई कैसे करेंगे? 1-2 और अगर हम बात करें, तो आप ले सकते हैं अच्छाई शब्द सपोज़ दैट ले लिया हमने, बोला अच्छाई। अच्छाई में आपने देखा ई तो एक प्रत्यय होता है, तो ये तो सीधा-सीधा हो गया अच्छा प्लस ई, तो क्या होगा ये अच्छाई। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि अच्छा का अपना एक अर्थ होता है, ये मूल शब्द हो गया, ई आपका प्रत्यय हो गया। क्लियर? ऐसे ही आपका जैसे कि हमने लिखा शौर्य, शौर्य शब्द हमने लिखा, शौर्य में आप इसका करेंगे, आपने देखा शौर्य मिलता किससे है?
सूर प्लस या से मिलकर बनता है। या आपका प्रत्यय हो गया और शौर आपका। यही वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप फँसे कि यार सौर का तो सर ने सूर कर दिया, ये सूर हुआ कैसे और या का प्रत्यय कैसे लगा, ठीक है? हमने आपको क्या बताया? अब इसके नियम बताएँगे कि वो इम्पोर्टेंट कौन से विशेष प्रत्यय हैं, प्रकार हम लोग बाद में तोड़ेंगे। तो कुछ विशेष ऐसे प्रत्यय हैं जो शब्दों में जुड़ते हैं, उनमें कुछ विशेष परिवर्तन लाते हैं। तो उन विशेष प्रत्ययों को डिस्कस करेंगे। हेडिंग डाल लेंगे आप विशेष प्रत्यय। वो विशेष प्रत्यय कौन-कौन से हैं? जिनमें से आपका आ, ठीक है? ई, ई, इक, एक हो गया ऐ, या, अयन और आयन। यदि ये प्रत्यय किसी भी विकारी शब्द में जुड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं? इनके जुड़ने से, इन विशेष प्रत्ययों के प्रयोग से मूल शब्द के प्रथम वर्ण में मूल शब्द के प्रथम वर्ण में जुड़ा स्वर निम्न अनुसार बदलता है। या यूँ लिख लें निम्नास निम्न अनुसार बदलता है, ठीक है? तो वो निम्न अनुसार बदल जाता है, कैसे? याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। यदि आ है, ठीक है? यदि मूल शब्द का, यहाँ पर हम लोग बात क्या कर रहे हैं? मूल शब्द। यदि मूल शब्द का पहला वर्ण में कोई स्वर है, तो ये बदल जाता है। इनमें से कोई भी प्रत्यय लगे, इनमें से कोई भी प्रत्यय लगे, तो ये आ में बदल जाता है। क्या हो जाता है? आ में बदल जाता है। उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे हमने लिखा समाज। समाज में हम लोगों ने लगा दिया एक प्रत्यय, तभी आपने देखा होगा समाज का क्या होता है? सामाजिक हो जाता है। क्यों? यहाँ पर आप था और ये आपका आ में बदल गया, ठीक है? अगला और उदाहरण ले लें, हमने लिया परिवार। परिवार में एक प्रत्यय लगाने से, या इस एक की जगह कोई भी ऐसा प्रत्यय, ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर उसी प्रत्यय के लिए, इनमें से कोई भी प्रत्यय जुड़ता है, तो ये पहला अक्षर में क्या है? स्वर है। तो ये क्या हो जाता है? आ अगर है, तो आ में बदल जाता है। तो तो ये क्या हो जाएगा? पारिवारिक। समझ में है? ये शब्द आप पहले से सुने होंगे, क्यों हो जाता है परिवार का पारिवारिक, समाज का सामाजिक। ऐसे एक और ले लें उदाहरण, हमने लिखा धर्म। धर्म में एक लगाएँगे, तो ये क्या हो जाएगा? धार्मिक, ठीक है? तो अगर आपसे धार्मिक में मूल शब्द पूछा जाए तो धर्म होगा। इस तरह से आप विच्छेद करेंगे और आसानी से बता सकते हैं। अगले स्वर की अगर हम बात करें, स्वर 11 होते हैं, पहला स्वर हम लोगों ने देख लिया, ठीक? अन्य स्वर की बात करें, यदि उस मूल शब्द का पहला अक्षर बड़ा ई हो, या फिर छोटा ई, चलो यहाँ पे कर लो, छोटा ई हो, या फिर ए हो, या फिर ऐ हो, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? आय में बदल जाता है। उन ऊपर में जो प्रत्यय दे थे, उनके लगने से ये आय में बदल जाता है। जैसे कि हमने लिखा इतिहास, ठीक है? इतिहास में अगर आप एक शब्द लगा लेते हैं, तो आपने देखा होगा ये ऐतिहासिक लिखा होता है, ऐतिहासिक, ठीक है? तो अब आप आराम से बता सकते हैं कि ऐतिहासिक में मूल शब्द क्या है? इतिहास, और प्रत्यय क्या है? इक। समझ में आया? इम्पोर्टेंट है। ये प्रत्ययों को ज़्यादा थोड़ी ना है, 4 और 8 8 हैं, याद कर लेंगे कौन से हैं, क्या जुड़ रहा है और क्या होता है। क्लियर है? बाकी इतना पढ़ चुके हैं, फ़ील हो जाता है कि किसमें क्या है, ठीक है? अब जैसे कि हम बात करें ईश्वर। ईश्वर में अगर हम या प्रत्यय लगा दें, और हमने देखा कि मूल शब्द तो ईश्वर है, इसमें ई आ रहा है, तो जब भी ई होगा और या जुड़ गया है, तो ये ऐ हो जाता है। तो आपने देखा होगा ऐश्वर्य, है ना? ऐश्वर्य हो जाएगा, और ऐश्वर्य हो गया। रा चूँकि ये चढ़ जाता है उसमें, तो ये याद रखेंगे। क्लियर है?
एक और ले लें, जैसे कि हमने ले लिया एक प्लस या, एक में या जोड़ दिया है तो ए काय में बदल जाएगा, आय में। तो ये क्या हो जाएगा, ऐक्य। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगला नियम देखते हैं। इनके अलावा स्वर जैसे कि ऊ हो, ऊ हो, ओ हो और औ हो, तो ये औ में बदल जाते हैं, इस बात को याद रखेंगे। इसके उदाहरण की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। हमने लिखा उदार प्लस या, आपने देख लिया कि ऊ है और ये उन 8 में से एक व्यंजन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ऊ का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा औदार है, और रा जो है ऊपर चढ़ जाता है, इस बात को याद रखेंगे। अगले एग्जाम्पल की बात करें कि आपने लिखा उचित प्लस या, तो उचित प्लस या औचित्य। ठीक है, ये तो आधा चढ़ जाता है। तो औचित्य में अगर आपसे मूल शब्द पूछा जाए तो आप ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये अ बना हुआ है। अब ये देखेंगे कि पहला अक्षर अ बन गया है, यानी कि कुछ इसमें कहानी हुई। पहला अक्षर अ बना है, कुछ हुआ होगा। पहला अक्षर आ है तो कुछ हुआ होगा, ये भी माइंड में क्लिक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जाने, एक आपका रह गया है री। यहीं पर एक और उदाहरण ले लेते हैं जो हमने बताया था। अब जैसे कि हमने लिखा सूर प्लस या, अब देखो सूर्य में ऊ है तो ये औ में बदल जाएगा ना, तो ये हो जाएगा सौ, और रा जो है या के ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये सौर है। सौर में मूल शब्द सूर होता है, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ में आई होगी। अगर एक स्वर और बचा है हमारा री, यदि पहला अक्षर री है तो री बदल जाता है आपका किसमें, आर में हो जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण देखें। जैसे कि हमने लिखा पृथक, ठीक, यहाँ पे पृथक क्या, री की मात्रा है, प्लस इसमें या जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये पार्थक हो जाएगा। ठीक है, पार्थक हो जाएगा, क्योंकि आर वहाँ पर जुड़ गया है। उम्मीद करता हूँ ये विशेष प्रत्यय समझ में आए होंगे, समझाने में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमें थोड़ा बोलने में दिक्कत है। तो ये बात समझ में आ गई कि कैसे जोड़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रत्ययों के प्रकार, फिर आगे जो प्रश्न पूछे जाएंगे समझ में आएगा। अब आप हेडिंग डालेंगे प्रत्ययों के प्रकार, प्रत्ययों के प्रकार। देखो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रत्यय जो हैं वो कहाँ जुड़ते हैं, प्रत्यय जुड़ते हैं किसी विकारी शब्द के आगे। कोई विकारी शब्द होगा और उसके सॉरी आगे नहीं, उसके पीछे क्या जुड़ेगा, प्रत्यय शब्द जुड़ेगा। प्रत्यय शब्द किसी विकारी में जुड़ता है, और विकारी शब्द आप जानते थे कि 4 होते हैं। एक आपका संज्ञा, एक आपका सर्वनाम, और एक आपका विशेषण, और एक आपका क्रिया। ठीक है, आप जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम का संबंध किससे होता है, नाम से होता है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम का मतलब नाम होता है, और विशेषण सर्वनाम और संज्ञा की विशेषताएं बताते हैं। तो अर्थात इनका भी संबंध नाम से हो गया, और क्रिया अलग है। तो इन आधार पर प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक आपका होता है कृत प्रत्यय, याद रखेंगे, कृत प्रत्यय, और दूसरा होता है आपका, पहला आपका कृत प्रत्यय, दूसरा आपका होता है तद्धित प्रत्यय। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ में आई होगी। एक आपका होता है कृत प्रत्यय और एक आपका होता है तद्धित प्रत्यय। प्रत्ययों के 2 प्रकार नजर आए, पूछे जाते हैं प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब हम लोग इनको चर्चा में लेंगे कि कृत प्रत्यय क्या है, तद्धित प्रत्यय क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि फिर कृत प्रत्यय भी कई प्रकार के होते हैं और तद्धित प्रत्यय भी प्रकार के होते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में जो क्वेश्चन करेंगे, जो हमने बताया कि कैसे पूछे जाते हैं, वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है, ये बात समझ में है। तो प्रत्येक को 2 प्रकार होते हैं, कोशिश करो यही याद करने की। ठीक है, वो 2 प्रकार कौन से होते हैं हम लोगों ने जाना, एक आपका होता है कृत प्रत्यय और एक आपका होता है तद्धित प्रत्यय। अब हम लोग चर्चा में लेंगे कृत प्रत्यय को। ठीक है, पहला प्रकार कौन सा है हमारा, कृत प्रत्यय।
क्लियर है? कृत प्रत्यय क्या होते हैं? डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, हम लिखेंगे नहीं, हम बस उससे बोलेंगे। ऐसे प्रत्यय जो किसी क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं। क्लियर है? वो प्रत्यय जो किसी धातु या क्रिया में अगर प्रत्यय जुड़े, ठीक है, ऐसा प्रत्यय, समझना इस बात को, ग्राफ के माध्यम से बताएंगे। ऐसा प्रत्यय जो किसी धातु या क्रिया में जुड़े, तो इस प्रत्यय को हम लोग क्या कहते हैं? ये आपका कृत प्रत्यय कहलाता है। क्लियर है? ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कृत प्रत्यय हो जाएगा। और इनके संयोग से जो शब्द बनेगा, अब इनमें से प्रत्यय लुक जाएगा, कोई भी शब्द बनेगा, तो इस शब्द को कृदंत कहते हैं। ये शब्द क्या कहलाता है? शब्द कृदंत कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आप डेफिनेशन में चाहो तो लिख सकते हो। ऐसे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं तथा इनके योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं, और वो प्रत्यय आपके जो जुड़ते हैं क्रिया के बाद या धातु के बाद कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दोस्तों, अब ये जो प्रत्यय हैं, ये कृदंत भी हो सकता है कोई प्रत्यय, वही प्रत्यय आपका तद्धित भी हो सकता है। इस बात को याद रखेंगे, बाद में क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है? इसके उदाहरण की अगर हम बात करें कृत प्रत्यय की, तो अगर हम उदाहरण में लिखें, जैसे कि हमने लिखा लिखावट। ठीक है? लिखावट आपका बना होता है लिखना प्लस आवट से। ठीक है? आवट आपका प्रत्यय। आप जानते हैं कि हमने ये क्या बताया, ये संधि नहीं होती, यहाँ पे लिख प्लस आवट लिख दिया। लिखना एक क्रिया है। ठीक है? अब वो धातु में जुड़ा या क्रिया में जुड़ा, ये देखना जरूरी है, वो समझ में आ जाएगा। लिखना आपका क्या है यहाँ पर? क्रिया। ठीक है? तो लिखना आपका क्रिया है, और लिखना शब्द में आवट शब्द जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आवट क्या होगा? आवट आपका कृत प्रत्यय होगा। ठीक है? ऐसे पूछा जाएगा कि निम्न में से शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आप देख लेंगे कि किस में जुड़ा हुआ है। यदि क्रिया में जुड़ा हुआ है या किसी धातु में भी जुड़ा हुआ है, तो तब उसका आप बताएंगे कृत प्रत्यय। ये प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ऊपर हमने बताया कि बताओ प्रत्यय कौन सा है, तो आप कृत प्रत्यय बताएंगे। इंपॉर्टेंट है। और भी कई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि आपने लिखा जानने वाला। जानने वाला में क्या है? लिखा हुआ है जानना शब्द से बना हुआ है और प्लस वाला शब्द से बना हुआ है। तो जानना आपका क्या है? एक क्रिया है, और वाला आपका प्रत्यय है। तो प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? ये कृत प्रत्यय हो जाएगा। क्लियर है? और ये शब्द क्या कहलाएंगे? इन शब्दों को क्या कहेंगे? अब आप देख लेंगे कि ये शब्द जो है लिखना क्रिया से बना हुआ है, तो ये आपका कृदंत शब्द हो गया, ये भी पूछा जाता है। ये आपका कृदंत शब्द हो गया, ये भी आपका कृदंत हो गया, क्योंकि ये क्रिया से मिलकर बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? इसके अलावा जो हम बताने जा रहे हैं वो कम थी, बहुत कम आपको मिलेगा कहीं। कृदंत के भेद। अब ये कृदंत जो हैं, इनके भी कई प्रकार होते हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कृदंत के भेद। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, इस बार आयोग ने ये पूछा है कि तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो कृदंत के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कृदंत के मूलतः 6 भेद होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? कितने भेद होते हैं? कृदंत के मूलतः 6 भेद होते हैं। वो 6 भेद कौन-कौन से थे, ये देख लेते हैं। पहला आप बताएँगे भाववाचक कृदंत, भाववाचक कृदंत। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, एक-एक पॉइंट है, याद कर लेना। और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। कृतवाचक कृदंत, एक होता है आपका कृतवाचक कृदंत। तीसरा होता है आपका कर्मवाचक, कर्मवाचक कृदंत। चौथा आपका कृदंत होता है करणवाचक कृदंत, करणवाचक कृदंत। ये करण, कर्म, भाव, ये सब शब्द सुने हुए हैं, इसलिए इन ये आसानी से याद हो जाएंगे। क्लियर? गुणवाचक कृदंत। छठा है आपका क्रियाद्योतक, क्रियाबोधक कृदंत। ठीक है? तो हम लोगों ने जाना कृदंत के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। भाववाचक कृदंत ऐसे याद करेंगे, कृतवाचक कृदंत, कर्मवाचक, करणवाचक, गुणवाचक और क्रियाद्योतक कृदंत।
अब ये इनमें नाम में ही समझ में आ रहा है कि कौन से शब्द क्या होंगे, ठीक है? अब हम एक-एक उदाहरण करके इनके सबके समझ लेते हैं। पहला हम लोगों ने कौन-सा डिस्कस किया था? पहला पॉइंट कौन-सा था कृदंत? पहला हमारा है भाववाचक कृदंत। भाववाचक कृदंत। कृदंत का मतलब क्या है? कृदंत आप जानते हैं कि जब प्रत्यय लुगने पर शब्द बनते हैं। तो ऐसे शब्द आप जानते हैं कृदंत क्या होता है? कृदंत होते हैं आपकी क्रिया से बनते हैं। ये क्रिया या धातु से बनते हैं। ये तो आप जान चुके हैं। क्लियर है? कृदंत जो है वो या तो किसी क्रिया में जुड़ेगा या धातु में जुड़ेगा। अर्थात ऐसे प्रत्यय जो भाववाचक, ऐसे कृदंत शब्द जिनसे क्रिया के भाव का पता चले, ठीक है? ऐसे कृदंत शब्द लिख सकते हैं। ऐसे कृदंत शब्द यहाँ पर ये आप चाहें तो लिख लें। ऐसे कृदंत शब्द, ऐसे कृदंत शब्द जिनसे क्रिया के भाव, क्रिया के भाव का पता चले। क्लियर है? हमने देखा कि हम जान चुके हैं कि किसी क्रिया में जुड़ते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें, हमने लिखा लड़ाई। लड़ाई शब्द को सुनकर आपको क्या लग रहा है? लड़ाई शब्द क्या है? लड़ाई। आपने देखा लड़ाई एक आपका भाव लग रहा है ना, लड़ाई देख नहीं सकते, लड़ते हुए लोगों को देख सकते हो, बट लड़ाई महसूस कर सकते हैं कि 10-5 लोग या 1-2 लोग एक दूसरे से लिपट रहे हैं। उन लिपटते हुए तो बहुत भाषा में फील क्या होता है, या झगड़ रहे हैं, तो वो लड़ाई फील होता है। तो लड़ाई अपने आप में क्या है? लड़ाई भाववाचक है ना। अब अगर हम लड़ाई का संधि मतलब लड़ाई को अलग अलग करें, तो ये तो बना है आपका लड़ना प्लस आई प्रत्यय से, ठीक है? आई आपका क्या है यहाँ पर? कृत प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि ये लड़ना क्रिया में जुड़ा हुआ है। और इस शब्द को देखकर आपको क्या लग रहा है? भाव फील हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका भाववाचक कृदंत हो जाएगा। ये बात समझ में है? जैसे अगर हमने लिखा मिलान, मिलान को अगर देखें तो ये तो मिलना प्लस आन से बना हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? मिलान, ठीक है? तो मिलना शब्द क्या होगा? यहाँ पर ये मिलना एक भाव है, तो ये आपका हो जाएगा भाववाचक कृदंत। एक और अगर हम बात करें, हमने लिख दिया घबराहट। घबराहट, घबराहट से आपको क्या लग रहा है? घबराहट एक फ़ील है, एक भाव है, ठीक? क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। और घबराहट आप जानते हैं किससे मिला हुआ है? घबराना से प्लस आहट से। अब आहट क्या है? आपका प्रत्यय है। और किस प्रकार का प्रत्यय है? ये बता सकते हैं? कृत प्रत्यय, क्योंकि ये घबराना क्रिया से जुड़ा हुआ है, और घबराना आपका मूल शब्द हो गया, ठीक है? ये सभी मूल शब्द हैं, ये भी याद रखना, क्योंकि मूल शब्द भी पूछे जा सकते हैं, याद रखेंगे। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई कि भाववाचक कृदंत क्या होता है। दूसरा डिस्कस हम लोग करेंगे। दूसरा हम लोगों ने देखा कि कर्तृ प्रत्यय, कर्तृ प्र कर्तृवाचक प्रत्यय, कृदंत यार, ठीक है? कृदंत। तो कर्तवाचक कृदंत की अगर हम बात करें, तो कृत्य का मतलब क्या होता है? कृत्य मतलब कार्य करने या क्रिया को करने वाला, किसी चीज़ को करने वाला। यदि कि ये शब्द आपने देखा या लिखा हुआ है, आपको ये फ़ील हो ये उस क्रिया को करने वाला है, तो लिख लेंगे क्रिया को करने वाले का बोध हो, करने वाले का बोध हो। कोई आपने शब्द सुना, आपको लगेगा ये तो उसका करने वाला है। जैसे हमने लिखा चालक, चालक लिखा है, तो ये तो बना हुआ है चाल प्लस चलाना प्लस अक से, ठीक है? चालक हो गया। तो चालक का मतलब क्या है? चालक का मतलब है चलाने वाला, है ना? तो क्या फ़ील हो रहा है? यानी कि ये क्रिया को करने वाला है ना? चालक, लेखक, लिखने वाला, तो यानी कि क्रिया को करने वाला। ऐसे शब्द आपके क्या हैं? कर्तृवाचक कृदंत कहलाते हैं। पियक्कड़ हो गया, पीने वाला, घुमक्कड़, घूमने वाला, लुटेरा, लूटने वाला, हँसौड़ा, हँसने वाला, ये सब क्या है? ये आपके कृत्य प्रत्यय हैं, क्योंकि ये क्रिया में जुड़े हुए हैं और ये किस क्रिया को करने वाले होते हैं, है ना? समझ में आया? ठीक है। तीसरा हम लोग देखेंगे
तीसरा हमारा था कर्मवाचक। कर्मवाचक कृदंत। नाम में आ रहा कर्म। यदि किसी शब्द से या ऐसे कृदंत शब्द जिनसे क्रिया के कर्म का बोध हो, इसमें क्या होगा? क्रिया के कर्म का बोध होगा। क्रिया के कर्म का बोध होगा। ठीक, ऐसा लगेगा कि ये तो क्रिया का कर्म है ना? तो ऐसे शब्दों को हम कर्मवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे कि हम बात करें पढ़ाना। पढ़ाना क्या है? पढ़ना का एक कर्म है। ठीक है, तो पढ़ाना आपका क्या होगा? कर्मवाचक हो जाएगा। ठीक है। चलाना। चलाना भी आपका कर्म है। देखो, एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, दो तीन जगह सेम हो सकते हैं, सेम के लिए हो सकते हैं। बिछौना क्या है? बिछाना क्रिया का कर्म है। खाना, खाना का कर्म है। सोना कर्मवाचक में आ जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? आपके कर्मवाचक कृदंत हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अगला प्रकार क्या है? फोर्थ। फोर्थ में हम लोग क्या देखेंगे? गुणवाचक, है ना? तो हम लोग देखेंगे गुणवाचक ले लें या करणवाचक। पहले करणवाचक को देख लेते हैं। करणवाचक कृदंत। करण का मतलब जानते हैं, साधन हो, से हो। तो क्या है? ऐसा कोई कृदंत शब्द जो क्रिया के साधन का बोध कराए। किसका कराए? क्रिया के साधन का बोध कराए। ठीक है, साधन का बोध। आप कोई कृदंत शब्द देखेंगे, कृदंत शब्द आप पहले ही समझ चुके हैं, किसी क्रिया में जुड़ने वाला। तो उस शब्द को लगेगा अरे ये तो क्रिया का साधन है, क्रिया का करने वाला कोई काम है। जैसे कि हम बात करें झूला। झूला क्या है? झूला एक साधन ही तो है। किसका साधन है? झूलने का, है ना? झूलना का साधन है झूला। एक और लिख लो, झाड़ू। झाड़ू क्या है? झाड़ना क्रिया का साधन है। ठीक है, तो इसमें क्या लगा होगा? झाड़ू। इसमें भी तो ये का प्रत्यय लगा हुआ है, आड़ू वाला, है ना? झाड़ प्लस आड़ू, झाड़ू। नेक्स्ट क्या है? अगला करेंगे पांचवा। पांचवे में क्या देखेंगे? गुणवाचक कृदंत। गुणवाचक कृदंत क्या होगा? क्रिया के विशेषण का बोध कराए। ऐसे कृदंत शब्द जो क्रिया के विशेषण का बोध कराए। विशेषण का बोध कराए। ठीक है, हर बार में क्रिया ही आ रही है। क्यों? क्योंकि कृदंत का ही मतलब होता है क्रिया वाले शब्द। ठीक है, जैसे कि हम लिखें सुहावना। सुहावना क्या है? एक गुण है ना? लुभावना। लुभावना भी आपका लुभाना प्लस आवना से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है? ये सब विशेषण है। लुभावना मौसम, सुहावना मौसम, है ना? मिलनसार व्यक्ति। तो ये मिलनसार, ये सब क्या है? ये आपके गुणवाचक हैं। ये क्रिया के गुण को बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे छठा प्रकार क्या है? क्रिया धोतक शब्द। क्रिया धोतक कृदंत शब्दों की बात करेंगे। क्लियर है? तो क्रिया द्योतक का मतलब है क्रिया का बोध कराने वाले। तो ऐसे कृदंत शब्द, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कृदंत शब्द जो क्रिया का बोध कराते हैं। क्रिया का बोध कराते हैं। क्लियर है? जैसे अगर हम बात करें खिलौना। खिलौना क्या है? क्रिया का बोध करा रहा है, ये आपका कृदंत शब्द है। पालना आदि क्या है? क्रियाधोतक शब्द है। इम्पोर्टेंट ये भी पूछे जा सकते हैं। हमने आपको पूरा बता दिया कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो, बट पूछा जाता है ये कि इसमें कौन सा है ना? यहाँ पर खिलौना में आपका आप बता देंगे ये कृत प्रत्यय है। ठीक है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो अब आप समझ चुके हैं कि कोई भी प्रत्यय, क्या, कोई भी प्रत्यय यदि क्रिया के बाद लगा है या किसी धातु के लगा है तो वो आपका कृत प्रत्यय होता है और उससे बनने वाला शब्द कृदंत होता है। बाकी ये 6 प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से होते हैं और कैसे पहचानेंगे आप बता लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रत्यय की। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे प्रत्यय के प्रकार। तद्धित प्रत्यय, सॉरी,
तद्धित प्रत्यय की बात करेंगे। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका कृत प्रत्यय और दूसरा आपका तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? देखो, हमने अभी-अभी ये जाना कि प्रत्यय जो हैं वो विकारी शब्दों के बाद जुड़ते हैं। एक हम लोगों ने देख लिया क्रिया, तो तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो प्रत्यय सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण, ठीक, इनके बाद जुड़ते हैं, वो आपके क्या होते हैं? वो आपके तद्धित प्रत्यय होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ये आपके तद्धित प्रत्यय हो कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा कि ऐसे प्रत्यय जो क्रिया को छोड़कर, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्रिया या धातु को छोड़कर अन्य 3 संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं, वो आपके तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और ऐसे बनने वाले शब्द को हम तद्धितांत कहते हैं। क्लियर है? इन शब्दों को क्या कहते हैं? जब ये शब्द इनसे मिलकर बन जाते हैं, उन शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। समझ में आ गया? एक बार और लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लें। धातुओं को छोड़कर शेष शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे लगने वाले प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं, तथा इनसे बने शब्दों को हम लोग तद्धितांत कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे उदाहरण की अगर हम लोग बात करें, उदाहरण में अगर आपसे पूछा जाए, लूटना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब तो पता है कि लूटना, तो आपने लिखा लूट प्लस ना। क्या लूट आपकी क्रिया है? नहीं, इसमें ना प्रत्यय लगा हुआ है। लूटना अपने आप में क्रिया है, बट इसमें अगर हम इसका अलग-अलग करें तो लूट प्लस ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि लूट आपका संज्ञा शब्द है, ठीक है? तो ये आपका तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। क्लियर है? जैसे कि अगर हम बात करें समझना, समझना में क्या लिखा है? समझ प्लस ना प्रत्यय लगा हुआ है। तो समझ आप जानते हैं क्या है? समझ भी आपका संज्ञा शब्द है, और यहाँ पर ना आपका क्या हो जाएगा? तो ना आपका तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे आप पहचान लेंगे। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम जानें, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग जानेंगे क्या? प्रत्ययों के प्रकार। तद्धित प्रत्यय क्या होता है, ये बात समझ में आ चुकी है, ठीक है? और ये बनने वाले सब तद्धितांत कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रत्यय के प्रकार, और ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रकार पूछा जाता है, प्रत्यय के प्रकार, या हम यूँ भेद भी बोल सकते हैं, ठीक है? लिख लेंगे, इम्पोर्टेंट है। इसके मुख्यतः, प्रत्यय के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। ये प्रश्न याद रखना, इम्पोर्टेंट है, देखने को मिलेगा। प्रत्यय के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के मुख्यतः 8 भेद होते हैं, और ये हिंदी की हम लोग बात करें। क्लियर? हिंदी में प्रत्यय के मुख्यतः 8 भेद होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? वो 8 भेद कौन-कौन से होते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला आपका होता है भाववाचक, भाववाचक तद्धित, ठीक है? दूसरा होता है आपका कर्तृवाचक, कर्तृवाचक तद्धित। तीसरा आपका होता है उनवाचक, उनवाचक तद्धित, उनवाचक तद्धित। चौथा आप लिख लेंगे गुणवाचक तद्धित, गुणवाचक तद्धित। पांचवा आप लिख लेंगे स्थानवाचक तद्धित, स्थानवाचक तद्धित। छठा आप लिख लेंगे स्त्रीवाचक, स्त्रीवाचक तद्धित। सातवां आप लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, संबंधवाचक तद्धित, संबंधवाचक तद्धित। और आठवां प्रकार आप लिख लेंगे अव्ययवाचक, अव्ययवाचक तद्धित, या इसको अपत्यवाचक भी तद्धित कहते हैं, या इसे हम अपत्यवाचक भी कहते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न बनाएगा तो इन टाइप्स को पूछ लेगा कि इसमें किस प्रकार का तद्धित प्रत्यय है। तो भाववाचक हम लोग समझ चुके हैं, कि अब आप ये समझ चुके हैं कि जो तद्धित जो होते हैं वो या तो संज्ञा के पीछे लगेंगे, या सर्वनाम के पीछे लगेंगे, या विशेषण के, ठीक है? तो यदि उनके पीछे लगने पर ये भाव को प्रकट करता है, तो ये आपका क्या होगा? भाववाचक तद्धित होगा। ये ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं।
ठीक है? क्रिया को छोड़कर बाकी किसी के पीछे जुड़ता है और ये हमें भाव प्रकट करता है ऐसा शब्द, तो ये आपका क्या होगा? भाववाचक कृत होगा। जैसे कि हमने लिखा जोड़, ठीक है? जोड़ बना हुआ है जोड़ा से, ठीक? हम कह रहे हैं बहुत ज़्यादा जोड़ा, ठीक है? जोड़ा शब्द हो गया, बहुत घिनाइंद है। घिनाइंद का मतलब घिनौना, घिना और प्लस इंद लगा हुआ है, तो घिनाइंद हो गया। तो घिनाइंद आपका क्या भाववाचक है। भलाई, भलाई शब्द किससे बना हुआ है? भला प्लस आई से, है ना? भला प्लस आई से, तो क्या होगा? ये आपका भाववाचक होगा। एक और लिख लो, चोरी। चोरी आपका भाववाचक है। दोस्ती आपका भाववाचक है, क्योंकि ये चोर और दोस्त से मिलकर बना है, चोरी बना है, तो चोर प्लस ई से, और चोरी आपका भाववाचक है, चोर आपका संज्ञा शब्द है। ऐसे दोस्त प्लस ई से, दोस्त आपका संज्ञा शब्द है। तो ये शब्द आपके भाव प्रकट कर रहे हैं, तो ये आपके भाववाचक तद्धित हो गए। कृतवाचक की बात करें, वही जिनसे करने वाला का बोध हो, है ना? जिन प्रत्ययों के जुड़ने से, जो प्रत्यय, ऐसे लिख लेंगे, ऐसे समझेंगे, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद जुड़ेंगे और उनसे उसको करने वाला का बोध हो, तो वो आपका कृतवाचक तद्धित होगा। क्लियर है? इसको लिखने की जरूरत नहीं। जैसे हमने लिख दिया लोहार, लोहार में मिल रहा है ना, करने वाला, लोहार, समझ रहे हो ना? लोहार। सुनार, ये सुनार सोने का काम करने वाला है ना? रसोइया, रसोई पकवान बनाने वाला। तो ये सब शब्द क्या है? आपके कृतवाचक हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई हुई। उनवाचक समझते हैं, ये थोड़ा नया है। उनवाचक की बात करें, जिन प्रत्ययों के लगाने से किसी पदार्थ का तुलनात्मक दृष्टि से न्यूनता प्रकट होती हो। इसमें क्या होती है? उस शब्द की न्यूनता, यानी कि सबसे कम बताया जाएगा, ठीक? तुलना के आधार पर वो सबसे छोटा उसकी दिखाई जाती है। अरे ये तो न्यून है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि हमने बात किया, अभी तो आराम से पहचान सकते हैं। हमने लिखा खटिया। खटिया से आपको क्या लग रहा है? एक होता है खाट और एक खटिया, यानी कि कोई छोटी खटिया होगी, है ना? डिब्बा से बना हुआ है डिबिया। डिबिया क्या है? डिबिया से आप क्या कह रहे हो? बहुत छोटी चीज़ है, अरे बहुत छोटी बच्ची है क्या? मतलब बहुत छोटी नगण्यता हम उसको बताते हैं, हमारे लिए बहुत छोटी है। एक होता है गठरा, मतलब बहुत ज़्यादा गठरा, और गठरा का छोटा रूप बता रहे, ये तो बहुत कहते हैं बहुत सी छोटी सी गठरिया है ना? ऐसे गठरिया। तो ये शब्द क्या हो गए? इससे बहुत छोटा, इनकी न्यूनता पता चले, तो वो आपके उनवाचक तद्धित होते हैं। ठीक है? समझ में आया? गुणवाचक की अगर हम बात करें, तो ये क्या है कि पदार्थों के गुण का बोध कराते हैं। गुणवाचक क्या होता है? गुण बताते हैं। बता दिया था ना हमने पहले ही, जैसे कि कार्मिक हो गया, तार्किक हो गया, है ना? कार्मिक बड़ा कार्मिक व्यक्ति है। तार्किक हो गया, ये सब गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? धार्मिक हो गया, ये आपके प्रत्यय हैं कौन से? गुणवाचक के। स्थानवाचक का मतलब है ऐसे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़ेंगे और वो स्थान का बोध कराएंगे। जैसे कि दुकान क्या है? दुकान आपका संज्ञावाचक शब्द है। इसमें दार लगाने से दुकानदार बन गया। ठीक है? तो क्या हुआ? ये स्थान बता रहे ना उसका, एक दुकान में रहने वाले का स्थान बता दिया, तो आपका होगा दुकानदार। जैसे हमने बता दिया कानपुरिया, कानपुर का रहने वाला, है ना? दिल्ली वाला। तो ये आपके क्या है? स्थान को बताते हैं, तो स्थानवाचक हो गए। स्त्रीवाचक क्या है? नाम में आ रहा है स्त्री। ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, स्त्री का बोध कराएँगे, स्त्री जाति का बोध कराएँगे। जैसे कि आपका सेठानी, आनी लगा हुआ है ना, प्लस सेठ प्लस आनी सेठानी। जेठानी, देवरानी, है ना? ठकुराइन, है ना? ऐसे कई शब्द हैं जिससे स्त्री का बोध हो, वो आपके क्या होंगे? स्त्रीवाचक होंगे। और सातवीं की अगर हम बात करें संबंध, नाम में आ रहा है, इनसे संबंध का पता चलेगा, है ना? ममेरा, मेरा शब्द में एरा लगा हुआ है ना प्रत्यय, तो ये अब संबंध बता रहे हैं, है ना? सौतेला, ये क्या है? आपके संबंधवाचक हैं। ठीक है? कमलदान, दुकानदार, ठीक है ना? दुकानदार, दुकानदार उसका यानी कि उस व्यक्ति का संबंध दुकान से है। दुकानदार का संबंध किससे होता है? दुकानदार से। तो यहाँ पर ये गलत कर दिया था हमने, याद यहाँ नहीं होगा। दुकानदार आपका संबंधवाचक में होगा। एक आपका है अपत्यवाचक, या जिसे हम अव्यक्तवाचक कहते हैं।
इस प्रत्यय के आंतरिक परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, इनमें होता है आंतरिक परिवर्तन होता है। आंतरिक परिवर्तन मतलब कैसे, उदाहरण से समझेंगे। इसको लिख लेंगे जैसे कि आंतरिक परिवर्तन होता है और इससे बने शब्द माता पिता वंश स्थान का बोध कराते हैं। ऐसा कराएंगे कि ये माता पिता हैं। राघव शब्द को सुनकर आपके मन में एक आंतरिक परिवर्तन होता है। वासुदेव, है ना, वैदेही, कौन, ये कई शब्द ऐसे हैं जो आपके अपत्य हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बाकी के इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रत्यय समझ में आए गए होंगे। अब कुछ बिंदु हम लोग थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। कुछ पॉइंट हम लिखा रहे हैं, वो नोट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट है। हमने क्या देखा कि यदि संज्ञा शब्द के बाद प्रत्यय जुड़ा है, यदि किसी संज्ञा के बाद प्रत्यय लग गया, तो ये शब्द जो बनता है उसे हम तद्धितांत तो कहते हैं। तो ये मोस्टली क्या बन जाता है, वो शब्द अपने आप में विशेषण बन जाता है। जब किसी संज्ञा शब्द में प्रत्यय लगा देते तो वो शब्द क्या बनता है, विशेषण का रूप ले लेता है। जैसे कि हमने बात की, बिहार आपका संज्ञा शब्द है, इसमें ई लगा दिया तो बिहारी आपका क्या है, बिहारी आपका एक विशेषण हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लें। हमने लिखा ग्राम शब्द में हमने इन लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ग्रामीण। को ग्रामीण आपका क्या है, विशेषण शब्द में। समझ में आया कि जब किसी संज्ञा में प्रत्यय शब्द लगाते हैं तो वो मोस्टली विशेषण का रूप ले लेता है। दूसरा बिंदु, यदि किसी विशेषण में प्रत्यय शब्द लगा दें तो वो क्या हो जाता है, तो वो आपका भाववाचक बन जाता है। ठीक है, तो वो शब्द आपका भाववाचक बनता है, याद रखेंगे। जैसे कि हमने लिखा भला, भला आपका एक विशेषण है और इसमें लगा दिया आई, तो ये क्या हो जाएगा, भलाई, है ना। और भलाई आपका क्या है, भाववाचक है। एक और ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा मीठा प्लस आई, तो ये क्या हो जाएगा, मिठाई हो जाएगा। या इसे हम आस ले लें, आस वाला लिख लो, मिठास, तो मिठास आपका क्या हो जाएगा, मिठास आपका भाववाचक शब्द है। ये बात समझ में। अगला बिंदु लिख लेते हैं, तीसरा पॉइंट। यदि कोई सर्वनाम हो, यदि कोई संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण, ठीक, ये तो होते ही हैं, प्लस कोई प्रत्यय जुड़ जाए तो ये अव्यय भी बन जाते हैं। ये अपने आप में अव्यय भी बनते हैं। जैसे आप क्या है, और इसमें अगर हम शब्द जोड़ दें, आप आपका सर्वनाम शब्द है, इसमें हम अगर सा जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका आपस। तो आपस क्या है, आपस आपका एक अव्यय शब्द है, इसको बदल नहीं सकते, है ना। तो ये बात भी समझ में है। इसके अलावा अब हम थोड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपको समझ में आए। अब आप बता सकते हैं कि किस में क्या प्रत्यय है, कैसे क्या है, आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, अब कुछ पॉइंट जैसे कि हम क्लासिफाई करें, प्रश्न कैसे बन सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा बनावट, अब उनमें थोड़ा अंतर देखते हैं कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे। हमने एक शब्द लिखा बनावट, एक शब्द लिखा चिकनाहट, और एक शब्द लिखा हमने हड़बड़ाहट, हड़बड़ाहट। अगर आप इस देखें तो बनावट बन घबराहट, यहाँ पर घबराहट लिख लो। ठीक है, घबराहट मिला हुआ है घबराना से प्लस आहट से। चिकनाहट लिखा है चिकना से प्लस आहट से। और घबराना, हड़बड़ाना से लिखा है, हड़बड़ाहट बना है हड़बड़ाना प्लस आहट। आप देख रहे हैं कि हर जगह प्रत्यय आहट लगा हुआ है। यहाँ पर भी प्रत्यय आहट है, यहाँ पर भी प्रत्यय आहट है, यहाँ पर भी प्रत्यय आहट है। अब जरूरी नहीं कि एक ही प्रत्यय एक ही प्रकार का हो, एक प्रत्यय एक से कई प्रकार के हो सकते हैं, ये हम यहाँ बताना चाह रहे हैं। ठीक है, वही प्रत्यय आपका कृत प्रत्यय हो सकता है, वही प्रत्यय आपका तद्धित प्रत्यय हो सकता है, और उसके अंदर टाइप्स में भी वही प्रत्यय कुछ हो सकता है। ठीक है, ये बात यहाँ बताना चाह रहे थे। अगर आप यहाँ पर देखें, घबराना क्या है, एक क्रिया है। क्लियर है, तो इस प्रकार से आहट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आहट आपका कृत प्रत्यय हो जाएगा। क्लियर है। चिकना, चिकना यहाँ पर क्या है, चिकना आपका विशेषण है ना। तो यहाँ पर आहट देख
जब ये विशेषण में जुड़ गया या सर्वनाम में जुड़ता है, संज्ञा में जुड़ता है, तो ये आपका तद्धित प्रत्यय हो गया यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर ये हरवराना आपका एक क्रिया है और ये आपका हो गया कृत प्रत्यय। क्लियर है? तो आप समझ रहे हैं ना कैसे बताएंगे कि कृत प्रत्यय है और क्या है। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा मिठाई, लिखाई और आपका पढ़ाई, ठीक है? मिठाई में आपने देखा ये बना हुआ है मीठा प्लस आई से, ठीक है? लिखा बना हुआ है लिखना प्लस आई से, और पढ़ना बना हुआ है और पढ़ाई बना हुआ है पढ़ना प्लस आई से। मीठा आपका क्या है? एक आपका विशेषण है, ठीक है? मीठा आपका विशेषण है। तो ये होगा क्या है? यहाँ पर आई आपका तद्धित प्रत्यय हो गया, ये आपका तद्धित प्रत्यय हो गया। लिखना क्रिया है तो यहाँ पर आई आपका कृत प्रत्यय हो गया। यहाँ पर पढ़ना भी क्रिया है, यहाँ पर भी आई आपका कृत प्रत्यय हो गया। समझ में आया कि एक ही प्रत्यय एक से अधिक प्रकार के हो सकते हैं। मतलब या तो वो कृदंत भी हो सकता है या वो प्रत्यय भी हो सकता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ अब आपको ये प्रत्यय से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम समझ में आ गई किस तरह से करने हैं। कोशिश कीजिए, हालाँकि बोलने में भी प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट क्लियर नहीं कर पाए होंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अब आपका काम क्या है, आपने ये पढ़ लिया है, अब आपने जो पढ़ा है आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों को करें। बुक होगी आपके पास, वहाँ से